सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां मिट्टी की महक और पक्षियों का संगीत हर सुबह को खास बनाता था। इसी गांव में रहता था आदित्य, जो साधारण किसान परिवार का लड़का था। मेहनती, ईमानदार और अपने सपनों को लेकर जुनूनी। वहीं दूसरी ओर थी राजकुमारी वैदेही, जो पास के महल में रहती थी। वैदेही के बारे में गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। वह बहुत सुंदर है, लेकिन बेहद रहस्यमयी। गांव में चर्चा थी कि राजकुमारी को कभी किसी ने महल के बाहर नहीं देखा। कहा जाता था कि वह महल की ऊंची दीवारों के पीछे अपनी दुनिया में खोई रहती है। आदित्य के मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह जानना चाहता था कि क्या वाकई राजकुमारी वैसी ही है जैसी लोग कहते हैं। एक दिन जब आदित्य खेत से लौट रहा था, उसने देखा कि महल के पास एक छोटा सा झरना बह रहा है। वहां एक लड़की सफेद घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसकी चाल ढाल ने आदित्य का ध्यान खींचा। उसने सोचा, क्या यह वही राजकुमारी हो सकती है जिसे लोग रहस्यमयी कहते हैं? आदित्य की नजरें उस लड़की पर टिक गईं। उसने पास जाने की हिम्मत जुटाई, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, लड़की ने कहा, कौन हो तुम? यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा एक अजीब सा डर था। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि आप कौन हैं। अगर आप राजकुमारी हैं, तो क्यों इस तरह छुपकर बैठी हैं? लड़की ने बिना जवाब दिए वहां से जाने का इशारा किया। अगले दिन आदित्य को अपने घर के बाहर एक सफेद रुमाल मिला, जिसमें लिखा था, अगर सच में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं, तो आधी रात को महल के पीछे वाले बगीचे में आना। आदित्य के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। जब पूरा गांव सो रहा था, आदित्य चुपके से महल के बगीचे में पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन चांदनी से रास्ता थोड़ा साफ दिख रहा था। तभी उसने देखा, वही लड़की सफेद पोशाक में खड़ी थी। उसने आदित्य की ओर देखा और कहा, हाँ, मैं राजकुमारी वैदेही हूं, लेकिन मेरे बारे में जितनी कहानियां सुनी हैं, वे सब झूठ हैं। आदित्य ने पूछा, तो सच क्या है? वैदेही ने बताया, यह महल मेरे लिए कैद खाना है। मेरे पिता मुझे बाहर किसी से मिलने नहीं देते। उन्हें लगता है कि बाहरी दुनिया में सिर्फ स्वार्थ है, लेकिन मैं उस आजादी की तलाश में हूं जो इन दीवारों के पार है। और तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे समझने की कोशिश की। आदित्य को वैदेही की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी। वह समझ गया कि यह केवल उसकी कहानी नहीं, बल्कि दोनों की नियति को जोड़ने वाला एक बंधन है। राजकुमारी वैदेही की बातें सुनकर आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि यह केवल एक राजकुमारी की कहानी नहीं है, बल्कि इंसान की आजादी और अपने सपनों के लिए लड़ने की दास्तान है। वह ठहर कर बोला, अगर तुम्हें इन दीवारों से बाहर निकलना है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वैदेही ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे डर नहीं है। अगर तुमने साथ देने का वादा किया है, तो मैं किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार हूं। आदित्य और वैदेही ने मिलकर महल से बाहर निकलने की योजना बनाई। वैदेही ने आदित्य को महल के हर कोने का नक्शा समझाया, लेकिन समस्या यह थी कि महल की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। चारों ओर पहरेदार तैनात रहते थे, और कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना राजा की अनुमति के अंदर नहीं आ सकता था। आदित्य ने कहा, हमें तुम्हारे महल के किसी अंदरूनी व्यक्ति की मदद चाहिए। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई है जो हमारी मदद कर सके? वैदेही ने कुछ सोचकर कहा, मेरे विश्वासपात्र सेवक शंकर हमारी मदद कर सकते हैं। वह मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। अगली रात वैदेही ने शंकर से बात की। जब उसने अपनी आजादी की इच्छा जाहिर की, तो शंकर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी मानता हूं। अगर यह तुम्हारी खुशी का सवाल है, तो मैं अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हूं। शंकर ने एक गुप्त सुरंग के बारे में बताया, जो महल के तहखाने से बाहर जंगल तक जाती थी। यह सुरंग राजा के पूर्वजों ने युद्ध के समय भागने के लिए बनवाई थी, लेकिन इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। सुरंग का दरवाजा महल के सबसे गहरे हिस्से में था, जहां पहरेदार दिन रात गश्त लगाते थे। वैदेही ने आदित्य को चेतावनी दी, यह सबसे खतरनाक हिस्सा है। अगर हमें यहां पकड़ा गया, तो राजा हमें कभी माफ नहीं करेंगे। आदित्य ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, अगर डरते तो यह सफर शुरू ही नहीं करते।
महल के पहरेदारों में से एक, सुरेश, आदित्य की हरकतों पर नजर रख रहा था। उसने महसूस किया कि यह अजनबी लड़का बार बार महल के आसपास क्यों घूमता है। एक दिन उसने आदित्य को रोककर पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारी मंशा क्या है? आदित्य ने तुरंत अपने हाव भाव बदलते हुए कहा, मैं सिर्फ गांव का एक साधारण लड़का हूं। महल के झरने के पास काम करता हूं। कोई बुरा इरादा नहीं है। सुरेश को आदित्य पर शक तो हुआ, लेकिन वह कोई ठोस सबूत न होने के कारण चुप रह गया। आखिरकार आदित्य, वैदेही और शंकर ने सुरंग के पास पहुंचने का दिन तय किया। लेकिन ठीक उसी रात महल में एक अप्रत्याशित घटना घटी। राजा को किसी ने खबर दी कि राजकुमारी के कमरे के पास कुछ अजीब हलचल हो रही है। पहरेदारों को सतर्क कर दिया गया। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन महल के भीतर हलचल मच गई। पहरेदारों ने वैदेही के कमरे के पास सख्त निगरानी शुरू कर दी। आदित्य और शंकर पहले से ही तहखाने की ओर बढ़ चुके थे। वैदेही को भी उनके साथ जुड़ना था, लेकिन दरवाजे के बाहर पहरेदारों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। शंकर ने आदित्य से कहा, अगर वैदेही यहां नहीं आई तो हमारी योजना अधूरी रह जाएगी। हमें उसे संदेश भेजना होगा। आदित्य ने तुरंत अपने कंधे पर लटकते कपड़े से एक छोटा सा संकेत बनाया और उसे कमरे के बाहर मौजूद एक पुराने खिड़की के रास्ते फेंक दिया। वैदेही ने संकेत समझ लिया। उसने अपने कमरे में रखी एक छोटी सी दवाई निकाली, जो पहरेदारों को बेहोश करने के लिए बनाई गई थी। उसने पानी में दवाई मिलाई और पहरेदारों को दिया। कुछ ही देर में वे सभी बेहोश हो गए। वैदेही ने फुर्ती से कमरे का दरवाजा खोला और तहखाने की ओर दौड़ पड़ी। शंकर पहले से ही सुरंग का दरवाजा खोलने में व्यस्त था। सुरंग का दरवाजा एक पुरानी लोहे की जाली से ढका हुआ था, जो जंग खा चुकी थी। शंकर ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। आदित्य ने कहा, यह दरवाजा ताकत से नहीं खुलेगा, इसे दिमाग से खोलना होगा। दरवाजे के पास एक प्राचीन ताले जैसा कुछ था, जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। वैदेही ने कहा, यह राजा के पूर्वजों का सुरक्षा तंत्र है। इसे खोलने के लिए सही निशान का संयोजन चाहिए। वैदेही ने